Hello everyone, myself Naina Yadav. I am here to teach you the chapter Classification of Elements and Periodicity in Properties. That what is classification? Classification होता क्या है हमारा और हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं उनके अंदर कैसे periodicity होती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि why we need to classify elements, earlier attempts in the classification of element, Daubernier traits and Newland law of octaves, Lothar-Meyer curve, Mendele's periodic table, and the modern periodic table. Now, let us see our first topic, why do we need to classify elements? In 1800, only 31 elements are known. 1800 में क्या था? Only 31 elements known थे. But जैसे जैसे और एलिमेंट डिस्कवर होते गए, by 1865 the number of identified elements is 63. तो एलिमेंट और डिस्कवर हुए तो नंबर बढ़ गए और एट प्रेजेंट 114 एलिमेंट्स आर नोन. साइंटिस्ट आर मेकिंग एफर्ट्स टू सिंथेसाइज न्यू एलिमेंट. और अभी 114 तो डिस्कवर्ड हैं, लेकिन अभी साइंटिस्ट और एफर्ट्स कर रहे हैं ताकि वो न्यू एलिमेंट्स को क्या कर सकें, डिस्कवर कर सकें. With such a large number of elements, it is very difficult to study individually the chemistry of all these elements. अब इतने लार्ज नंबर एलिमेंट्स के साथ ये बहुत डिफिकल्ट है कि हम इतने एलिमेंट्स की जो स्टडी है उसको कर सकें. सो दीज एलि सो टू एज आउट दिस प्रॉब्लम, इसलिए इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए हमने क्या किया, एलिमेंट को क्लासीफाई किया इन अ सिस्टमेटिक मैनर. सो टू एज आउट दिस प्रॉब्लम वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट्स इन अ सिस्टमेटिक वे. Although every element is different from other, हर एक एलिमेंट दूसरे से डिफरेंट है. Yet some elements have certain similarities, लेकिन कुछ एलिमेंट्स के अंदर कुछ सिमिलरिटीज है. Based on these similarities, scientists made several attempts to classify the elements and obtain an orderly arrangement. और इन सिमिलरिटीज के बेसिस पे साइंटिस्ट ने बहुत सारे अटेम्प्ट किए कि वो एलिमेंट को क्लासीफाई करें और कुछ ऑर्डर्स में अरेंजमेंट बनाए. The earliest attempt to classify the elements resulted in grouping the known element as metals and non-metals. सबसे पहला हमारा अटेम्प्ट क्या हुआ था कि जो हमने हमारे एलिमेंट्स थे उनको कैसे क्लासीफाई किया था, मेटल्स और नॉन मेटल्स के फॉर्म में. बट इट डिड नॉट प्रूव हेल्पफुल, लेकिन ये हेल्पफुल साबित नहीं हुआ क्योंकि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हमारे बहुत सारे एलिमेंट कैसे थे, मेटल थे. और जब वो मेटल थे तो उनकी प्रॉपर्टी फिर कंसिडरेबली डिफरेंट होनी चाहिए, और डिफरेंट प्रॉपर्टीज की वजह से हम सभी मेटल्स को एक ग्रुपिंग में डिवाइड नहीं कर पाए. But it did not prove helpful as most of the elements known at that time were metals and they too differed considerably in their properties. तो हमारी क्लासिफिकेशन की हमें नीड क्यों पड़ी? हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि हम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को इजी फॉर्म में स्टडी कर सकें, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी थी उनको हम एक साथ स्टडी नहीं कर सकते थे. अब देखिए अर्लियर अटेम्प्ट्स इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. हमारे एक साइंटिस्ट थे जॉन डॉबर्नियर. उन्होंने क्या किया था, एक डॉबर्नियर ट्रेड दिया था जिसको हम क्या बोलते हैं, डॉबर्नियर लॉ ऑफ ट्रेड्स. जो हमारे ये साइंटिस्ट उन्होंने डॉबर्नियर ट्रेड कब दिया था, अर्ली 18th सेंचुरी में दिया था. एंड वाज द फर्स्ट, और ये हमारे फर्स्ट साइंटिस्ट थे टू कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक वेट्स एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट. By 1829, he noted a similarity among the physical and chemical properties of several groups. 1829 तक इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सिमिलरिटी क्या की थी, नोट की थी किस किस के बीच में, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सेवरल ग्रुप्स ऑफ थ्री एलिमेंट. थ्री ग्रुप का जो जो ये थ्री ग्रुप के एलिमेंट्स थे इसको हम क्या बोलते थे, ट्रेड. 1829 के एंड तक उन्होंने सिमिलरिटी ऑब्टेन की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ थ्री एलिमेंट्स, और उन्होंने फिर उसको क्या नाम दिया, ट्रेड नाम दिया. दीज ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स वर कॉल्ड ट्रेड्स. उसको उन्होंने क्या बोला, ट्रेड्स बोला. He arranged the closely related elements in the group of three in which the atomic weight of the middle element was almost arithmetic mean of the other two. इन्होंने जिस तरीके से अरेंजमेंट की उसमें क्या था हमारा, जो सपोज कीजिए उन्होंने हमारी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीन एलिमेंट लिए, तो जो हमारा ये बीच वाला एलिमेंट था
इसका जो एटॉमिक वेट था वो किसके बराबर था, इन दोनों के अर्थमेटिक मीन के। और जो प्रॉपर्टीज थी हमारी इस बीच वाले एलिमेंट की वो भी इन दोनों की क्या थी, बीच में थी। Also the properties of the middle element were in between those of the other two members. The generalization was referred to as law of trades और इस generalization को हमने क्या बोला, law of trades। अब आप आगे देखें, जो हमारा ये डोबरनियर ट्रेड्स है, देखो ये हमारा डोबरनियर ट्रेड था। हमारी जो फर्स्ट ट्रेड थी वो थी हमारी लिथियम सोडियम और पोटेशियम की। लिथियम का एटॉमिक वेट 7, पोटेशियम का 39, इनका मीन वेट है 23। वो हमारा किसके बराबर है, सेकेंड एलिमेंट के बराबर। सिमिलरली कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बैरियम, इसका एटॉमिक वेट 40, बैरियम का 137। और जो हमारा स्ट्रोंशियम है इसका एटॉमिक वेट इनके मीन के अप्रोक्स है 88। सिमिलरली क्लोरीन का एटॉमिक वेट 35.5, आयोडीन का एटॉमिक वेट 127 and the mean of both the two is 81.25 which is approximately equal to the weight of bromine। तो डोबर्नियर ने जो हमारे ट्रेड दिए थे वो उसकी जो कंडीशन थी उसको क्या कर रहे थे, सेटिस्फाई कर रहे थे। लेकिन अब हमारा जो ये लॉ था ये क्या हो गया, फेल हो गया। इसके बाद नए लॉ इन्वेंट हुए। और जब कोई चीज़ हमारी फेल हो जाती है तो उसकी क्या होती है, कुछ ड्रॉबैक्स होती हैं या लिमिटेशंस होती हैं। तो इसकी लिमिटेशन क्या थी, डोबर्नियर कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्रेड्स फ्रॉम द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम। उन्होंने खाली हमें 3 ट्रेड्स ही बना के दिए, यानी उन्होंने 9 एलिमेंट्स को ही इसके अंदर क्या किया, अरेंज किया, और बाकी एलिमेंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाए। हैंस दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इनटू ट्रेड्स, तो जो ये हमारी क्लासिफिकेशन थी ट्रेड्स में ये क्या हो गई, इतनी यूजफुल प्रूव नहीं हुई और फेल हो गई। इसके बाद आता है हमारा कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हम देखते हैं। स्टेट द लिमिटेशंस ऑफ डॉबर्नियर लॉ ऑफ ट्रेड्स। लिमिटेशन क्या थी इसकी, इसकी लिमिटेशन यही थी कि उस टाइम इन्होंने क्या किया, ओनली 3 ट्रेड्स, इन्होंने क्या किया, ओनली 3 ट्रेड्स दिए, इन्होंने ओनली 3 ट्रेड्स हमें दिए, तो इसलिए ये इतना यूजफुल प्रूव नहीं हुआ। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विल एटॉमिक विल नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 14, पी एटॉमिक नंबर 31 एंड आर्सेनिक एटॉमिक नंबर 74.9 क्वालिफाई एज डोबर्नियर ट्रेड। क्या ये डोबर्नियर ट्रेड को क्वालिफाई कर रहा है। आप फर्स्ट और थर्ड का मीन निकाल के देखिए, यानी आप निकालिए मीन ऑफ 14 एंड 74.9। इसका जो आपका मीन आएगा वो 44 पॉइंट समथिंग आएगा, और 44.4 के अप्रोक्स इसका आपका मीन आएगा। इसलिए ये क्या, जो ये मीन वेट है ये क्या है, 31 से बहुत अलग है, 31 से टोटली डिफरेंट है। इसलिए ये हमारा डोबर्नियर ट्रेड को क्या है, डोबर्नियर ट्रेड को ये हमारा क्वालिफाई नहीं कर रहा है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसके बाद जो हमारी सेकंड क्लासिफिकेशन आई वो आई हमारी न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। जो हमारा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था ये हमारा इंग्लिश केमिस्ट जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने दिया था। जो हमारा ये न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव था ये किसने दिया था, हमारे एक इंग्लिश केमिस्ट थे जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स। उन्होंने कब दिया था, ये 1865 में दिया था। अरेंज ऑल द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम into a table in increasing order of their atomic weight। और उन्होंने क्या किया, उस टाइम जो एलिमेंट नोन थे उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या किया, अरेंज किया। He found that every 8 element starting from any point has similar properties। हर एक 8 एलिमेंट, चाहे हम किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करें, हर 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या आएगी, सिमिलर आएगी। This repetition of property is just like the repetition of 8th note in the octave or music। उन्होंने क्या बोला, जो ये रिपीटेशन थी हमारी प्रॉपर्टी की किसके जैसी थी, जो हमारा हर एक 8th नोट आ रहा है ना म्यूजिक का उसके जैसे ये रिपीट हो रही थी। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इसलिए हम इसको क्या बोलने लगे, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव बोलने लगे। अब देखो ये न्यूलैंड ऑक्टेव है, जो हमारे म्यूजिक के स्वर होते हैं, नोट्स ऑफ म्यूजिक थे वो क्या थे, सा रे गा मा पा धा नी, और वापस क्या रिपीट हो रहा था, सा। तो अगर हम हाइड्रोजन से देखें, हाइड्रोजन से हमारा 8th एलिमेंट कौन सा आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एट्थ, 8th एलिमेंट कौन सा आया, फ्लोरीन। अगर हम बेरिलियम से देखते हैं
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ। एट्थ एलिमेंट कौन सा आया? मैग्नीशियम। तो उन्होंने क्या बोला, हर एक एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या थी? सिमिलर थी। और ये हमारा क्या था? ये था हमारा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। Thus, if we start with lithium as the first element, we find that eighth element from its sodium, and according to Newland's law of octave, the property of sodium should be similar to lithium. इन्होंने क्या बोला कि अगर हम लिथियम से स्टार्ट करें और काउंट करें, एट एलिमेंट क्या आ रहा है? सोडियम। तो इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या होगी? सिमिलर होगी। इट इज ट्रू दैट लिथियम एंड सोडियम हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। और ये ट्रू भी प्रूव हुआ था कि लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी क्या है? सिमिलर है। Similarly, if we start with beryllium as the first element, then the eighth element from it is magnesium, and the properties of magnesium should be similar to Be. It has actually been found that beryllium and magnesium have similar properties. और ऐसे ही अगर हम बेरिलियम से स्टार्ट करें तो बेरिलियम से मैग्नीशियम के बाद, बेरिलियम से जब हम आगे जाएंगे तो मैग्नीशियम कौन सा एलिमेंट आएगा? एथ एलिमेंट आएगा। और ये बाद में प्रूव भी हुआ कि जो बेरिलियम और मैग्नीशियम है इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? सेम है। इसके आगे देखें, ड्रॉबैक्स ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब जब हमारा कोई लॉ आएगा तो सिमिलरली उसकी ड्रॉबैक्स भी आएंगी। इट वॉज फाउंड दैट लॉ ऑफ ऑक्टेव वॉज ट्रूली एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। जो हमारा ये लॉ ऑफ ऑक्टेव था ये खाली कैल्शियम तक ही क्या हुआ? हमारा एप्लीकेबल हुआ। एज आफ्टर कैल्शियम एवरी एट एलिमेंट डिड नॉट हैव प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट। क्योंकि कैल्शियम के बाद हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं रही। यानी कि जो ये हमारी टेबल है इसमें आप देखें कैल्शियम कहाँ आ रहा है? आपका यहाँ आ रहा है। तो कैल्शियम के आगे ये एलिमेंट हमारा यूजफुल प्रूफ नहीं होगा। अब देखिए आगे जो इसकी नेक्स्ट ड्रॉबैक थी वो क्या थी? Newlands did not leave any space or slot in his table for the yet undiscovered elements. न्यूलैंड ने क्या किया? जो उसकी टेबल थी, देखो इसके अंदर कोई खाली स्पेस नहीं छोड़ा हुआ। जो एलिमेंट अब तक डिस्कवर नहीं हुए थे ना, उनके लिए न्यूलैंड ने अपने टेबल में कोई वैकेंट स्पेस नहीं छोड़ा। और इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से ये हुआ कि जो एलिमेंट बाद में डिस्कवर हुए उसके लिए कोई जगह ही नहीं बची। और इन ऑर्डर टू फिट द एलिमेंट्स, उन्होंने एलिमेंट्स को फिट करने के लिए क्या किया? न्यूलैंड पुट टू एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट बट आल्सो पुट सम डिसिमिलर एलिमेंट्स अंडर सेम कॉलम। देखो उन्होंने अपने टेबल में पुट करने के लिए क्या किया? देखो कुछ कॉलम्स के अंदर उन्होंने डबल डबल एलिमेंट रख दिए। और ये डबल डबल एलिमेंट रखे और डिसिमिलर एलिमेंट्स भी उसमें उन्होंने क्या कर दिए? रख दिए। For example, cobalt and nickel are the same slot. They are placed together with fluorine, chlorine and bromine have totally different properties than cobalt and nickel. अगर आप देखें तो इन्होंने कोबाल्ट और निकल को यहाँ रखा फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ एक स्लॉट में रख दिया, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी इनसे क्या है? ये जो हेलोजेंस हैं और ये जो हमारे मेटल्स हैं इनकी प्रॉपर्टी टोटली क्या है? डिफरेंट है। On the other hand, iron which resemble cobalt and nickel in the properties, और जो आयरन था उसकी प्रॉपर्टी किससे रिजेंबल कर रही थी? हमारी कोबाल्ट और निकल से। हैज बीन प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम दीज एलिमेंट, उसको काफी दूर रखा। ही पुट आयरन इन द सेम ग्रुप एज ऑक्सीजन एंड सल्फर विच हैव टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन आयरन। अब देखिए उन्होंने आयरन को यहाँ रख दिया ऑक्सीजन और सल्फर के साथ, जिसकी प्रॉपर्टी आयरन से क्या है? कंप्लीटली डिफरेंट है। तो उन्होंने एलिमेंट्स जो बाद में डिस्कवर हुए उनकी पोजीशन नहीं बताई और एलिमेंट्स को क्या कर दिया? ग्रुपिंग के अंदर रख दिया। अब देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन, गिव टू ड्रॉबैक्स ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। जो हमारा न्यूलैंड्स लॉ था ऑक्टेव का, इसकी आप मुझे कोई भी दो ड्रॉबैक बताइए। देखो हमारी फर्स्ट ड्रॉबैक क्या थी कि भाई इन्होंने एलिमेंट्स को ग्रुपिंग कर दिया दूसरे ग्रुप के साथ, ठीक है, जो कि उनकी प्रॉपर्टी से मैच भी नहीं हो रहा था। सेकंड ड्रॉबैक क्या थी इसकी? इन्होंने अपने टेबल में वैकेंट स्पेस नहीं छोड़ा, ठीक है। और ये कैल्शियम के आगे वर्क ही नहीं किया। ये कुछ हमारी क्या थी? इसकी ड्रॉबैक्स थी। अब आप मुझे ये बताइए कि इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है वो न्यूलैंड सीरीज में नहीं आ रहा? भाई आप देखो पोटेशियम है, फ्लोरीन है, नियोन है, कार्बन है। तो जो हमारी नोबल गैसेज हैं वो उस टाइम तक डिस्कवर ही नहीं हुई थी, तो ये हमारी न्यूलैंड जो लॉ ऑफ ऑक्टेव है उस सीरीज में नहीं आ रही है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? नियोन। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लोथर मेयर कर्व। व्हाट इज लोथर मेयर कर्व?
लोथर मेयर कर्व क्या होता है? लोथर मेयर यूज द फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो हमारे साइंटिस्ट थे लोथर मेयर, उन्होंने क्या किया था, फिजिकल प्रॉपर्टीज को यूज किया था, जैसे कि एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, टू कंस्ट्रक्ट ए ग्राफ शोइंग सिमिलरिटीज अमंग पर्टिकुलर सेट ऑफ एलिमेंट्स। और उन्होंने कुछ सिमिलरिटीज बताई पर्टिकुलर सेट ऑफ एलिमेंट के बीच में। उन्होंने क्या बोला, जितने भी हमारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं वो कहाँ आएंगे, पीक के ऊपर। देखो, स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव मेटल ऑक्यूपाई पीक ऑन द कर्व, क्या ऑक्यूपाई करेंगे, पीक। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, हीलियम के अलावा हमारी जितनी भी नोबल गैसेज हैं वो कहाँ आएंगी, असेंडिंग सीरीज में आएंगी। ठीक है, नोबल गैसेज कहाँ आएंगी, असेंडिंग सीरीज में आएंगी। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स ऑक्यूपाई डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ कर्व, जो हमारे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो क्या ऑक्यूपाई करेंगे, डिसेंडिंग पोर्शन। जैसे देखिए, ये कैल्शियम आ रहा है, यहाँ पर स्ट्रोंशियम आ रहा है, ये असेंडिंग पोर्शन क्या कर रहे हैं, कर्व का ऑक्यूपाई कर रहे हैं। और उन्होंने एक और क्या बताया, जो उन्होंने पॉइंट बताया इस कर्व के बारे में, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑक्यूपाई असेंडिंग पोर्शन। जैसे कि हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से हो गए, क्लोरीन, ये असेंडिंग पोर्शन को ऑक्यूपाई करेंगे। जैसे हमारे अल्कलाइन अर्थ मेटल डिसेंडिंग पोर्शन को करे थे, मतलब उल्टी साइड, डिसेंडिंग मतलब घटते हुए पोर्शन को, तो ये किसको कर रहे हैं, असेंडिंग पोर्शन को। तो ये क्या था, हमारा लोथर मेयर कर्व था। अब इसी के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इन लोथर मेयर कर्व द एलिमेंट इन द पीक ऑफ कर्व विल बी, जो पीक पे एलिमेंट है वो कौन से हैं, हमारे पीक पे अल्कली एलिमेंट है, तो कौन सा आएगा, सोडियम आएगा। लोथर मेयर कर्व इज प्लॉटेड बिटवीन विच टू प्रॉपर्टीज, अभी हमने एक ग्राफ देखा था, वो किसका ग्राफ था, हमारा लोथर मेयर कर्व था। तो आप उस कर्व के बेसिस पे मुझे ये बताइए कि वो जो ग्राफ था वो किस दो प्रॉपर्टीज के बीच में था। तो जो हमारा ये ग्राफ था, ये आप देख रहे होंगे यहाँ से किस किस प्रॉपर्टी के बीच में, एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास। तो जो ये ग्राफ था हमारा किसके बीच में था, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में था। अब जो हमारा ये लोथर मेयर कर्व था, इसके अंदर सभी एलिमेंट्स की स्टडी पॉसिबल नहीं थी, इसमें कुछ ही एलिमेंट्स इंक्लूड हुए, और ग्राफिकल फॉर्म में याद रखना क्या था, बहुत डिफिकल्ट था। इसलिए जो हमारा ये लोथर मेयर कर्व था, इसने इतना आगे वर्क नहीं किया। तो इसके बाद हमारी एक न्यू पीरियोडिक टेबल आई, जिसका नाम था हमारा मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। उसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो चलो अब हम पढ़ते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव हमारे एक साइंटिस्ट थे, दिमित्री मेंडलीव। एक वो हमारे रशियन केमिस्ट थे। उन्होंने क्या किया था, एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था। द मेन क्रेडिट फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स goes to Dmitry Mendeleev, a Russian chemist. When Mendeleev started this work, only 63 elements were known. Inert gases were not known at that time. जब मैंडलीव ने ये वर्क स्टार्ट किया तो उस टाइम जो हमारी इनर्ट गैसेज है वो नोन नहीं थी। He examined the relationship between the atomic masses of the elements and their chemical properties. मैंडलीव ने क्या किया, उन्होंने एग्जामाइंड किया, यानी कि उन्होंने उसके बारे में रिसर्च की, जो रिलेशनशिप था हमारा बिटवीन एटॉमिक मासेस और केमिकल प्रॉपर्टीज के बीच में। और बाद में उन्होंने हमें बताया कि जो एटॉमिक मास और जो हमारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट की, वो किस तरह से रिलेटेड है। Mendeleev arranged the known elements in the increasing order of the atomic masses, putting elements with similar properties in a group. मैंडलीव ने क्या किया, अरेंज किया, जो एलिमेंट उस टाइम पे नोन थे उनको किस ऑर्डर में अरेंज किया उन्होंने, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ये हमारा एटॉमिक मास ए है, इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने एलिमेंट्स को क्या किया, अरेंज किया। तो मैंडलीव ने क्या बोला, पुटिंग एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इन अ ग्रुप। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला अगर हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की उसमें अरेंज करेंगे तो जो हमारी प्रॉपर्टीज आएंगी एलिमेंट्स की वो क्या आएंगी, सिमिलर आएंगी आफ्टर सम इंटरवल। तो जो ये रिजल्टेड स्कीम बनी, इसको हमने क्या बोला, पीरियोडिक टेबल। Mendeleev observed that elements with similar properties could occur after certain regular interval. मेंडलीव ने क्या बोला कि जो हमारे ये एलिमेंट हैं जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, कुछ रेगुलर इंटरवल के बाद वापस से रिपीट करेंगे। ऑन दिस बेसिस मेंडलीव इन 1869 मेंडलीव ने 1869 में एक लॉ प्रपोज किया, जिसको हमने क्या बोला, पीरियोडिक लॉ। दिस लॉ इज नोन एज मेंडलीव पीरियोडिक लॉ।
which states that properties of elements are periodic function of atomic weight, और atomic weight को हम atomic masses भी बोलते हैं। तो मैंडलीव ने जब ये रिलेशनशिप ओपन किया तो उन्होंने एक लॉ दिया, उस लॉ का नाम था मैंडलीव पीरियोडिक लॉ, और वो लॉ क्या कहता था कि जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स की वो किसका फंक्शन होगी, उनके एटॉमिक वेट का। जब मैंडलीव ने ये लॉ दिया तो जो उनकी टेबल बनी उसके कुछ फीचर्स थे, तो उसके मेन फीचर्स क्या थे, उनमें क्या थे, कुछ ग्रुप्स थे एंड कुछ सब ग्रुप्स थे। द टेबल इज डिवाइडेड इनटू वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स। जो हमारी टेबल थी वो वर्टिकल कॉलम्स में डिवाइड थी, जिसको हमने क्या बोला, ग्रुप्स बोला। दीज आर नंबर्ड 1 to 8 एंड देन 0। देखिए, जो ये हमारी मैनलिव टेबल है ये नंबर्ड है 1 से लेके और 8 तक, और एक हमारा ग्रुप है 0। These are numbered from 1 to 8 and then 0 with exception of 0 and 8 group। जो हमारे 0 और 8 ग्रुप थे ये क्या थे, इसके एक्सेप्शन थे। क्यों? क्योंकि जो 0 ग्रुप है उसमें नोबल गैसेज है, ये बाद में डिस्कवर हुई थी, तो इसलिए ये ग्रुप हमारा पीरियोडिक टेबल में बाद में आया था। एंड जो हमारा ये 8 ग्रुप है इसमें आप देखेंगे कि तीन तीन की ग्रुपिंग है, तो ये भी हमारा क्या था, एक एक्सेप्शन था। अब इसके बाद देखिए, ईच ग्रुप इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स ए एंड बी। जो हर एक ग्रुप था वो किस में डिवाइड था, सब ग्रुप्स ए एंड बी। जो ये इधर वाले एलिमेंट्स हैं इनको हम ग्रुप ए का बोलते थे, इधर वाले बी। सिमिलरली हर एक ग्रुप में जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड वाले एलिमेंट थे उनको हम ग्रुप ए के एलिमेंट्स बोलते थे, और जो हमारे राइट हैंड साइड वाले एलिमेंट्स थे उनको हम क्या बोलते थे, ग्रुप बी का एलिमेंट बोलते थे। लेकिन जो हमारा एट ग्रुप था इसमें तीन एलिमेंट्स की ग्रुपिंग थी, इसलिए इसमें हमारे सब ग्रुप्स ए और बी नहीं थे, और सब ग्रुप्स ए और बी नहीं होने की वजह से भी हमारा क्या था, एक्सेप्शन था। तो मैनली पीरियोडिक टेबल में एक बात याद रखना, हमारे एक्सेप्शन ग्रुप कौन से थे, 0 था, एंड हमारा एक्सेप्शन ग्रुप कौन सा था, 8 था। ये चीज आप याद रखना। इसके बाद देखिए हमारे पीरियड क्या होते हैं। देखिए सॉरी, इसमें एक पॉइंट और रह गया, मैनलीव पीरियोडिक टेबल कंटेन्स 9 ग्रुप। कैसे होते हैं इसमें 9 ग्रुप, देखिए पहले तो हमारे ये 1 से लेके 8 तक ग्रुप थे, तो ये 8 ग्रुप हो गए। और नोबल गैसेस की डिस्कवरी के बाद हमारा एक और ग्रुप और आया 0, तो ये 8 + 1 टोटल कितने ग्रुप हो गए, 9। तो मैनली पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप होते हैं, 9 ग्रुप होते हैं। अब चलते हैं हम पीरियड्स पे। जो मैनली पीरियोडिक टेबल थी इसमें जो हमारी हॉरिजॉन्टल रोज थी इनको हम क्या बोलते थे, सीरीज। मैनलिव ने उसको पीरियड नाम ना देके क्या नाम दिया था, सीरीज नाम दिया था। हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स। हॉरिजॉन्टल रोज को हम पीरियड्स बोलते हैं, मैनलिव कॉल्ड देम सीरीज, और मैनलिव ने उसको क्या नाम दिया था, सीरीज। मैनलिव पीरियोडिक टेबल कंटेन 12 पीरियड्स। जो हमारी मैनलिव पीरियोडिक टेबल है इसमें आप देखें कितने पीरियड्स हैं, 12 पीरियड्स हैं। 1 से लेके 12 तक ये हमारे क्या हैं, 12 पीरियड्स हैं जो मैनलिव ने अपनी टेबल में हमें दिए थे। ये आपको दिख रहे होंगे 1 to 12 नंबरिंग से। अब देखिए इसके बारे में आगे, जब हमारी पीरियोडिक टेबल आई तो मैंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल दी इसने बहुत कुछ अचीव किया। तो जो हमारी अचीवमेंट्स थी वो क्या क्या थी मैंडलीव पीरियोडिक टेबल की। देखिए फर्स्ट पॉइंट है हमारा सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। मैंडलीव पीरियोडिक टेबल में जो हमारी एलिमेंट्स हैं उसकी क्या थी, एक सिस्टमेटिक वे में स्टडी थी। Manlife's periodic table made the study of properties of elements and their compounds easier because knowing the properties of element in a group, the properties of the other elements of the group can be predicted since elements in a group have similar properties। देखिए कैसे सिस्टमेटिक स्टडी दी उन्होंने। उन्होंने ये बोला कि सपोज कीजिए हम अपने ग्रुप 1 की बात करते हैं, अगर हमें ग्रुप 1 के ग्रुप ए की लिथियम की प्रॉपर्टी पता है, तो जो अरेंजमेंट था वो इतना सिस्टमेटिक वे में था कि लिथियम की प्रॉपर्टी पता होने के बाद जो उसके नीचे के एलिमेंट है, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, इनकी प्रॉपर्टी को हम इजीली क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो मैंडलीव ने एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट दिया जिसमें हमारे ग्रुप अलग से क्लासिफाई थे, उनकी क्लासिफिकेशन बहुत इजी थी, और किसी एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी पता होने के बाद हमारे लिए इजियर बन गया था दूसरे एलिमेंट की प्रॉपर्टी को याद रखना। तो इसकी फर्स्ट अचीवमेंट क्या थी कि सिस्टमेटिक स्टडी थी एलिमेंट की, क्योंकि किसी एक ग्रुप की अगर हम एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी याद रखें तो दूसरे की हम इजीली क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब इसकी जो सेकंड अचीवमेंट थी वो थी प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स।
द ग्रेटनेस ऑफ मैनलीव वाज दैट ही नॉट ओनली लिव स्पेस, उन्होंने खाली स्पेस नहीं छोड़ा अपने पीरियोडिक टेबल में फॉर द एलिमेंट्स दैट वर नॉट yet discovered, बट ही प्रिडिक्टेड प्रॉपर्टीज ऑफ सच एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स। जो हमारी मैनलीव पीरियोडिक टेबल थी, आप देखो ये है, इसमें देखो कुछ वैकेंट स्पेसिस हैं, ये हमारे क्या हैं, वैकेंट स्पेस हैं। तो मैनलीव ने खाली ये वैकेंट स्पेस नहीं छोड़े थे, उन्होंने क्या किया था, ऐसे कंपाउंड डिस्कवर भी किए थे, उनकी प्रॉपर्टीज बताई थी कि भाई हमारे ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके ये कंपाउंड्स है, उनकी प्रॉपर्टीज ही होगी, ऐसा हमें मैनलीव ने बताया था। तो उन्होंने जब इनकी प्रॉपर्टीज बताई, तो टू गिव प्रोविजनल नेम, तो उन्होंने उसको कुछ प्रोविजनल नेम भी दिए। मैनली यूज द प्रीफिक्सेस इका, इका फॉर वन, यानी कि अगर, पहले आप ये देखिए, इका फॉर वन, डिव फॉर टू एंड ट्राई फॉर थ्री। ये इका, डिव और ट्राई क्या है, संस्कृत वर्ड्स हैं। और ये वन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था कि भाई जो हमारे ऑक्यूपाइड एलिमेंट है, जैसे देखिए ये हमारा जीनोम है, अगर इसके नीचे वो 10th पीरियड में आ रहा है तो उसको नाम देंगे इका, अगर वो 11th पीरियड में आ रहा है तो उसको नाम देंगे दो, मतलब डिव, और अगर वो 12th पीरियड में आ रहा है तो उसको नाम देंगे ट्राई, मतलब थर्ड। तो हमारी जो ऑक्यूपाइड एलिमेंट्स हैं उससे कितनी पोजीशन नीचे आ रहा है, इसके बेसिस पे वो उसकी क्या कर रहे थे, नेमिंग इका, डिव एंड ट्राई। 2 and 3, depending whether the predicted element was 1, 2 or 3 places down from the known element in his periodic table with similar properties। वही बात बोली, सिमिलर प्रॉपर्टीज के बाद जो ब्लैंक स्पेस है उसमें किस पोजीशन पे आ रहा है, उसके बेसिस पे वो क्या था, डिवीजन था। अब देखिए, 3 ऑफ दीज एलिमेंट्स वर, कौन कौन से दिए उन्होंने, इका बोरोन, इका एल्यूमिनियम एंड इका सिलिकॉन। इका बोरोन किस, इका बोरोन का जो बाद में नाम पड़ा वो क्या पड़ा, स्कैंडियम पड़ा। इका एल्युमिनियम का जो नाम पड़ा वो गैल्मियम पड़ा। एंड इका सिलिकॉन का जो नाम पड़ा वो क्या पड़ा, जर्मेनियम पड़ा। उन्होंने अपने लाइफ टाइम में 3 एलिमेंट डिस्कवर किए, इका बोरोन, इका एल्युमिनियम एंड इका सिलिकॉन। और जो ये हमारे एलिमेंट्स थे, उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में इनको डिस्कवर किया और इनको क्या नाम दिया, स्कैंडियम, गैल्मियम एंड जर्मेनियम। तो देखिए अब हम प्रॉपर्टीज देखते हैं। जो हमारा इका एल्यूमिनियम है, इसका एटॉमिक वेट है 68, ये वो था जो उन्होंने प्रेडिक्ट किया था। और बाद में डिस्कवर्ड किया गैलियम, तो उसका एटॉमिक वेट आया 70। दीज बोथ आर ऑलमोस्ट इक्वल। सिमिलरली डेंसिटी ऑफ इका एल्यूमिनियम इज 5.9, गैलियम की 5.94। दिस इज ऑल्सो सिमिलर। इनका मेल्टिंग पॉइंट लो है, इसका भी बहुत लो है हमारा। फॉर्मूला देखो दोनों साइड का, इका एल्यूमिनियम का E2O3, यानी कि 2 molecules of इका एल्यूमिनियम combined with 3 molecules of oxygen. Similarly in case of gallium, 2 molecules of gallium combined with 3 molecules of oxygen। और अगर हम इसके क्लोराइड के फॉर्मूले की बात करें तो सिमिलरली 3 molecules of chloride combined with 1 molecule of इका एल्यूमिनियम and 3 molecules of chloride with 1 molecule, 3 molecules of chloride combined with 1 molecule of gallium। और सिमिलरली अगर आप इका सिलिकॉन का देखें, एटॉमिक वेट 72 एंड जर्मेनियम का 72.6, दीज बोथ आर ऑलमोस्ट सिमिलर। डेंसिटी अगर आप देखें, इका सिलिकॉन की 5.5 एंड जर्मेनियम की 5.36। अब आप ये देखें, डेंसिटी भी क्या है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। इसका मेल्टिंग पॉइंट उन्होंने बताया हाई, और जो हमारा जर्मेनियम था उसका मेल्टिंग पॉइंट आया हमारा 1231, यानी 1231 केल्विन, ये भी बहुत हाई था। अब जो हमारी ऑक्साइड का फॉर्मूला था इका सिलिकॉन का, वो था EO2, यानी 1 मोलिक्यूल ऑफ इका सिलिकॉन कंबाइंड विद 2 मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। एंड जर्मेनियम का हमारा क्या आया, GeO2। यानी इससे हमें क्या पता चला, 1 मोलिक्यूल ऑफ जर्मेनियम कंबाइंड विद 2 मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड भी सेम था। सिमिलरली जो हमारा फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड था वो क्या था, ECl4 and GeCl4, means 1 molecule of Ica silicon combined with 4 molecules of chloride, and similarly 1 molecule of germanium combined with 4 molecules of chloride। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि जो मैंडलीव ने एलिमेंट के लिए वैकेंट स्पेस छोड़ा था और जो उनकी प्रॉपर्टीज बताई, जो उसने फाउंड की, वो बाद में जो एलिमेंट डिस्कवर हुए उससे क्या थी, सिमिलर थी। तो ये भी उसकी क्या हो गई, अचीवमेंट बन गई। अब देखिए इसकी थर्ड अचीवमेंट, डाउटफुल करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट। कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनका डाउटफुल एटॉमिक वेट था, मतलब कि उनका एटॉमिक वेट
करेक्ट फॉर्म में प्रिडिक्टेड नहीं था। When the recurring pattern of properties did not match, जब हमारा रिपीटिंग पैटर्न था जो प्रॉपर्टी का वो मैच नहीं हुआ, मैच द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, Mendeleev went with the properties and insisted that atomic weight must be wrong. मैनलीव ने जो सबसे सही काम किया था वो ये था कि जब एटॉमिक वेट हमारा प्रॉपर्टीज को मैच नहीं किया, तो मैनलीव ने क्या किया, उनकी प्रॉपर्टीज को देखा ना कि एटॉमिक वेट को। उन्होंने क्या बोला कि एटॉमिक वेट गलत हो सकता है, लेकिन जो प्रॉपर्टीज आ रही हैं वो हमारी क्या होंगी, वही होंगी जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ। तो उसने क्या किया, एलिमेंट को उसकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अरेंज किया और उसके एटॉमिक वेट को उन्होंने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, ये बता के कि एटॉमिक वेट गलत हो सकता है। डाउटफुल थे उस केस में, और बाद में उसका एटॉमिक वेट उन्होंने करेक्ट करके बताया कि इसका करेक्ट एटॉमिक वेट क्या आएगा। जैसे कि आप देखिए जो हमारा बेरिलियम एटम है, फॉर एग्जांपल बेरिलियम वाज असाइंड एटॉमिक वेट 13.6। जब मैंडलीव पीरियोडिक टेबल आई तो उसको 13.6 एटॉमिक वेट दिया गया था। तो इट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन। तो जो हमारा ये एलिमेंट है ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में आना चाहिए था आफ्टर प्रॉपरली स्टडिंग इट्स प्रॉपर्टीज। लेकिन जब उन्होंने उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी तो मेंडलीव को क्या पता चला कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में तो कोई स्पेस ही नहीं था, और जब वहाँ पे वैकेंट स्पेस नहीं था तो बेरिलियम उसके बीच में नहीं आ सकता था। और जब उन्होंने उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी तो उन्हें ये पता चला कि जो बेरिलियम है उसकी प्रॉपर्टीज किसके बीच में आ रही है, लिथियम और बोरॉन के बीच में आ रही है। तो उन्होंने उसको कहाँ रखा, लिथियम और बोरॉन के बीच में रखा, और उन्होंने ये करेक्ट किया कि आना तो वो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में था उसके एटॉमिक वेट की वजह से, लेकिन जो उसका एटॉमिक वेट पहले प्रिडिक्टेड हुआ था 13.6, वो क्या था, रॉन्ग था। और जो उसका करेक्टेड एटॉमिक वेट आया वो क्या आया, 9.4 आया। इसलिए जो हमारा बेरिलियम है वो किसके बीच में आएगा, लिथियम और बोरॉन के। तो उन्होंने प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए उसको लिथियम और बोरॉन के बीच में प्लेस किया, और उसका एटॉमिक वेट भी उन्होंने क्या बताया, करेक्टेड बताया। तो ये भी उसकी अचीवमेंट थी, उन्होंने क्या किया था, करेक्ट किया था एटॉमिक वेट को। इसके बाद इसकी लास्ट अचीवमेंट है हमारी नोबल गैसेस की। जब मैंडलीव ने अपना वर्क स्टार्ट किया था उस टाइम पे हमारी नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी। द गैसेस वर नोन एट द टाइम ऑफ मैंडलीव एंड वर डिस्कवर्ड मच लेटर। उस टाइम पे नोन नहीं थी, बट वन ऑफ द strength of the Manley periodic table was that when these gases were discovered, they could be placed in a new group called as zero group without disturbing the existing order. देखिए जो हमारी ये मैंडलीव पीरियोडिक टेबल थी इसमें इन्होंने क्या किया, जो हमारे ये पहले से 8 ग्रुप्स थे इनको डिस्टर्ब ना करते हुए एक न्यू ग्रुप बनाया, जीरो ग्रुप, और उसमें जो हमारी नोबल गैसेस आई उसको क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। जब उन्होंने नोबल गैसेस को जीरो ग्रुप में प्लेस किया तो इससे जो हमारी प्रॉपर्टीज थी एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स की वो क्या है, डिस्टर्ब नहीं हुई, और जो हमारा नोबल गैसेस था वो भी हमारी टेबल में क्या हो गया, प्लेस हो गया। तो नोबल गैसेस को उन्होंने अपनी टेबल में क्या दी, छंगा दी। और इसीलिए मैं कहते हैं मैंडलीव पीरियोडिक टेबल में 8 सीरीज थी, मतलब सॉरी 8 ग्रुप्स थे, 8 ग्रुप्स थे, लेकिन आपको ये बाद में पता चलेगा कि उसमें 9 ग्रुप्स हो गए थे क्योंकि बाद में एक नोबल गैसेस का ग्रुप उसके अंदर ऐड हो गया था। तो हमारे मैंडलीव पीरियोडिक टेबल में 9 ग्रुप्स थे, यानी कि 8+1 एक बाद में आया था, एंड 12 क्या थी उसमें, सीरीज थी। तो ये था हमारा पूरा मैंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब देखते हैं इसके भी कुछ डिफेक्ट्स थे। जो हमारी मैंडलीव पीरियोडिक टेबल थी इन्होंने हमें बहुत सारी मेरिट्स दी, लेकिन इसके बाद इनके कुछ डिफेक्ट्स भी आए। देखिए कुछ डिफेक्ट क्या है, हमारे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। जो हमारा ये मैंडलीव पीरियोडिक टेबल थी ये हमें पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के बारे में नहीं बता पाई। The position of hydrogen in the Mendeleev periodic table is not satisfactory as it has been placed in the same column as copper, silver and gold. उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने अपने टेबल में क्या किया, अपने टेबल में देखो उन्होंने हाइड्रोजन को कहाँ प्लेस किया, उसके साथ प्लेस किया जहाँ पे हमारे कॉपर, सिल्वर और गोल्ड थे। लेकिन वो उस सीरीज में आना ही नहीं चाहिए था, वो हाइड्रोजन की पोजीशन को इसलिए स्पेसिफाई नहीं कर पाया। देखिए ये आपका हाइड्रोजन है और इसमें नीचे आपका देखिए सिल्वर आ रहा है, कॉपर आ रहा है, गोल्ड आ रहा है। इन एलिमेंट्स के साथ उन्होंने हाइड्रोजन को रखा, ठीक है। लेकिन जो हमारी हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज थी वो इससे क्या थी, डिफरेंट थी।
हाइड्रोजन शोज रिजेम्बलेंस विद एल्कली मेटल्स। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी किससे रिजेंबल हो रही थी? एल्कली मेटल जैसे कि सोडियम पोटेशियम, एंड आल्सो विद हेलोजन्स जैसे कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन combined with halogens, oxygen and sulfur to form compound similar to alkali metals। जैसे कि हमारे HCl बन रहा है, H2O बन रहा है, H2S बन रहा है, ऐसे ही जो हमारे alkali metals है वो कंपाउंड बना रहे थे क्लोरीन के साथ NaCl, ऐसे ही वो बना रहे थे ऑक्सीजन के साथ Na2O एंड सल्फर के साथ Na2S। Like alkali metals, it also has one electron in its valence shell। alkali metal के जैसे इनके वैलेंस सेल में भी क्या था? एक इलेक्ट्रॉन था। और लाइक हैलोजन्स, हाइड्रोजन डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे थे। तो इनकी प्रॉपर्टी हमारी एल्कली मेटल से मिल रही थी, हैलोजन से मिल रही थी, और उन्होंने इसको रखा कहाँ था? कॉपर गोल्ड के साथ। तो इसीलिए वो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को स्पेसिफाई नहीं कर पाए थे। अब देखिए आप सेकंड पॉइंट, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। आइसोटोप हमारे क्या होते हैं? एटम होते हैं सेम एलिमेंट के, हैविंग डिफरेंट एटॉमिक वेट, जिनका एटॉमिक वेट डिफरेंट होता है। जैसे कि हाइड्रोजन के हमारे 3 आइसोटॉप्स होते हैं। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू मेंडलीव क्लासिफिकेशन दे शुड बी प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन। तो उनका एटॉमिक वेट डिफरेंट है, तो वेट के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे आने चाहिए थे। हाउएवर आइसोटोप की जो प्रॉपर्टी होती है वो कैसी होती है? सिमिलर होती है। Isotopes have similar identical chemical properties, therefore they should not be placed at different position। इसलिए वो डिफरेंट पोजीशन पे प्लेस नहीं होने चाहिए थे, इसलिए वो पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स को भी नहीं बता पाए, क्योंकि उन्होंने आइसोटॉप्स को अलग अलग जगह पे रखा और सेम एलिमेंट के होने की वजह से उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए थी। इसीलिए क्या हुआ? वो पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स को स्पेसिफाई नहीं कर पाए। इसके बाद आया आपका एनमलेस पेयर ऑफ एलिमेंट। इसकी जो थर्ड डिमेरिट आई वो क्या आई? एनमलेस पेयर ऑफ एलिमेंट्स। देयर आर नंबर ऑफ एनमलेस पेयर ऑफ एलिमेंट्स where the element with higher atomic weight has been placed before the one having lower atomic weight। मैंडलीव पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट ऐसे थे जो जिनका हायर एटॉमिक वेट था, लेकिन वो किसके पहले आ रहे थे? लोअर एटॉमिक वेट के पहले। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कोबाल्ट की, उसका वेट है 58.9 एंड निकल का वेट है हमारा 58.7। तो जो हमारा कोबाल्ट था वो कहाँ प्लेस्ड था? निकल से पहले, जबकि वो कहाँ आना चाहिए था? उसके बाद में। तो ये भी उसकी क्या बन गई थी? ड्रॉबैक बन गई थी। ऐसे और भी उसके अंदर एलिमेंट्स थे जिनका एटॉमिक वेट हमारा ज़्यादा था और वो पहले वाले से क्या थे? कम वाले से पहले क्या थे? हमारे टेबल में प्लेस्ड थे। तो दिस इज थर्ड डिमेरिट ऑफ मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब हम देखते हैं फोर्थ, ग्रुपिंग टुगेदर ऑफ सम एलिमेंट विद डिसिमिलर प्रॉपर्टीज। उन्होंने क्या किया? ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में डिसिमिलर थी उनकी भी ग्रुपिंग एक साथ कर दी। जैसे कि हमारा कॉपर सिल्वर गोल्ड आर ग्रुप टुगेदर विद हाईली रिएक्टिव अल्कली मेटल्स। जो हमारे एलिमेंट्स हैं कॉपर सिल्वर और गोल्ड, उनको उन्होंने ग्रुप किया हाईली रिएक्टिव अल्कली मेटल्स के साथ। सिमिलरली प्लेसिंग ऑफ मैग्नीशियम विद हैलोजेंस इज नॉट जस्टिफाइड। जैसे कि आप अपने टेबल में देखें अभी, उन्होंने क्या किया? इसके अंदर लिथियम पोटेशियम रुबिडियम ये सारे एलिमेंट्स और हाईली रिएक्टिव सोडियम मेटल्स हो गए, इनको कॉपर सिल्वर के साथ ग्रुप कर दिया, और उन्होंने मैग्नीज को हेलोजेंस के साथ रख दिया। तो ये दोनों उनके क्या थे? ड्रॉबैक्स थे। देखो अब जो हमारी लास्ट इसकी डीमेरिट थी, यानी कि जो इसका लास्ट ड्रॉबैक था वो क्या था? हमारा कोज ऑफ पीरियोडिसिटी। यानी कि Mendeleev could not explain why element exhibit a periodicity, कि वो periodicity क्यों शो कर रहा है अपने प्रॉपर्टीज के अंदर, ये हमें मेंडलीव ने नहीं बताया था। उन्होंने सिर्फ ये बताया कि जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे अरेंज हैं इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, यानी एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट अरेंज है। लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर जब हम एटॉमिक वेट का अरेंज कर रहे हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज में पीरियोडिसिटी कैसे हो रही है, यानी कि वो कैसे अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट कर रहे हैं एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, और किस रीजन से कर रहे हैं, ये हमें मेंडलीव ने नहीं बताया। जैसे कि आप टेबल में देखें, ये हमारे हाइड्रोजन और लिथियम, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम, जो लिथियम और पोटेशियम की प्रॉपर्टी उन्होंने सेम बताई और हाइड्रोजन और सोडियम की। लेकिन इस बीच में उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि हाइड्रोजन और सोडियम प्रॉपर्टी सेम शो कर रहे हैं, भाई एक ग्रुप में आ रहे हैं, सब अरेंज कर दिया,
लेकिन ये सब उन्होंने नहीं बताया कि ये दोनों एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी क्यों शो कर रहे हैं, यानी कि एक टाइम के बाद जो इनके अंदर पीरियोडिसिटी आ रही है, जो इनकी प्रॉपर्टी रिपीट कर रहे हैं जो ये एलिमेंट्स, वो किस रीजन से कर रहे हैं। इस पॉइंट को मैंडलीव ने नहीं बताया कि भाई रीजन क्या है जिससे ये प्रॉपर्टी रिपीट कर रहे हैं, तो ये भी उसकी क्या बन गई थी, हमारी एक ड्रॉबैक बन गई थी। तो जो अभी हमने सारे पॉइंट्स पढ़े, ये हमारे किसके पॉइंट्स थे, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के। अब इसके बाद हम अपना नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। हम इसके पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ प्रॉपर्टीज आर फंक्शन ऑफ। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ में जो हमारी प्रॉपर्टीज थी वो किस किस का फंक्शन थी। देखो एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ था वो क्या था, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ की हमारी ये स्टेटमेंट थी कि जो हमारी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, एटॉमिक वेट के ऊपर। तो ऑब्वियसली जो प्रॉपर्टीज हैं वो किसका फंक्शन होंगी, एटॉमिक वेट का। इसके बाद इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन हमने आपसे पूछा, व्हाट वर द टू मेन कंसिडरेशन adopted by Mendeleev for classifying the element in his periodic table। जो दो मेन कंसिडरेशन मैंडलीव ने दी थी कि भाई कैसे क्लासीफाई होंगे, वो कंडीशंस क्या थी हमारी। हमारी पहली कंडीशंस तो ये थी कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो किस ऑर्डर में अरेंज होंगे, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारे एलिमेंट्स अरेंज होंगे। और दूसरी हमारी कंडीशन क्या थी कि एक पीरियोडिक मैनर में होंगे, यानी कि एक टाइम के बाद ये अपने प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। लेकिन जो रीजन था उसकी रिपीट पीरियोडिसिटी का वो हमारे साइंटिस्ट जो मेंडलीव है उन्होंने नहीं बताया था। उन्होंने सिर्फ दो बातें कंसिडर की थी कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में होंगे, और जो ये एलिमेंट्स होंगे ये कुछ टाइम के बाद क्या करेंगे, अपने प्रॉपर्टीज को रिपीट करेंगे। तो ये था हमारा मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। इसके बाद हम स्टडी करेंगे हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है, कैसे आया हमारा, किस रीजन से हमने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की डेवलपमेंट की, कैसे कैसे उसकी पूरी डेवलपमेंट हुई, उस सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टेबल, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इन 1913 हेनरी मोसले observed regularities in the characteristic of X-ray spectra ऑफ द एलिमेंट्स। जो हमारा एक्सरे स्पेक्ट्रा था कुछ एलिमेंट्स का, उनकी करेक्टरिस्टिक इसने ऑब्जर्व की हेनरी मोसले ने। कब, 1913 में। अ प्लॉट ऑफ अंडर द रूट न्यू, अंडर द रूट न्यू मतलब न्यू का मतलब क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी। वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे इमिटेड। न्यू किसकी फ्रीक्वेंसी है, उन एक्सरेज की जो वहां से क्या हो रही है, इमिट हो रही है। अगेंस्ट एटॉमिक नंबर जेड। उन्होंने क्या किया है, एक प्लॉट देखा किसके बीच में, अंडर द रूट न्यू, यानी कि रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, किसकी फ्रीक्वेंसी, एक्सरे इमिटेड की। किसके साथ बनाया, एटॉमिक नंबर जेड के साथ, गिव अ स्ट्रेट लाइन। उन्होंने क्या बताया कि अगर हम एटॉमिक नंबर जेड और अंडर द रूट न्यू के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो वो हमारा कैसा ग्राफ आएगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। और उन्होंने साथ में क्या बताया, एंड इफ द सेम ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन डेल्टा न्यू एंड एटॉमिक वेट। अगर इसी के कंपैरिजन में हम अंडर द रूट न्यू और एटॉमिक वेट के बीच में ग्राफ बनाए तो ये पाथ हमारा कुछ जिगजैग लाइन में आएगा, स्ट्रेट लाइन ना आने की बजाय कैसा आएगा, ऐसा जिगजैग फॉर्म में आएगा। तो इससे उन्होंने क्या प्रिडिक्शन किया कि जो हमारा ग्राफ देखो, एक तो नीचे ग्राफ शो हो रहा है हमारा एटॉमिक नंबर और अंडर द रूट न्यू का, और एक हमारा ग्राफ शो हो रहा है अंडर द रूट न्यू और एटॉमिक वेट का। तो इस ग्राफ से उन्होंने क्या प्रिडिक्ट किया, he thereby showed that atomic number is more fundamental property of an element than its atomic mass। इस ग्राफ की स्टडी से उन्होंने क्या बताया कि जो हमारी एटॉमिक नंबर है ना, वो ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट की देन कंपेयर टू इट्स एटॉमिक मास। सो मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ इज अकॉर्डिंगली मॉडिफाइड। और उसके अकॉर्डिंग जो हमारा मेंडलीव पीरियोडिक लॉ था वो क्या हो गया, मॉडिफाइड हो गया। दिस इज नोन एज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और जो हमारा मेंडलीव पीरियोडिक लॉ मॉडिफाई होके बना, तो जो नया लॉ हमारा बना वो क्या बना, हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, एंड कैन बी स्टेटेड एज physical and chemical properties of elements are periodic function of atomic numbers। कि जो हमारी प्रॉपर्टीज होंगी चाहे फिजिकल हो चाहे केमिकल हो, किसका फंक्शन होंगी, वो एटॉमिक नंबर्स का।
यानी कि अगर हम ये कर्व देखते, अगर हम इसको किसका मान के चलते, एटॉमिक मास का, तो रेगुलर पैटर्न नहीं आता, और एटॉमिक नंबर के साथ रेगुलर पैटर्न आ रहा है, तो जो हमारा ये था, ये जो लॉ था, ये क्या हुआ, सक्सेस प्रूव हुआ। Thus, when elements are arranged in order of increasing atomic numbers, the element with similar properties are repeated after certain intervals. और जब हमारे elements arrange हुए, arrange in order of increasing atomic numbers के और form में arrange हुए, the elements with similar properties are repeated after certain intervals. ये एलिमेंट कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज के बाद खुद को क्या करने लगे, रिपीट करने लगे, यानी कि कुछ एटॉमिक नंबर के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर आने लगी। वी नो दैट एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हमें पता है एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम। यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं किसी भी न्यूट्रल एटम में, इस उसके बराबर क्या होता है हमारा एटॉमिक नंबर। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी एटम की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। So it is easy to understand the significance of atomic numbers. Atomic numbers की significance को हम समझ पाए। Thus the electronic configuration in the periodicity of the properties of matter. और electronic configuration को समझ पाए तो हम उनकी periodic properties को भी क्या कर पाए, समझ पाए। कैसे, चलो देखते हैं। देखो, periodicity is the periodicity in properties is essentially the consequence of periodic variation in electronic configuration. जो periodicity थी हमारी properties में वो किसका consequence थी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। और जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिटरमाइन कर पाए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हमने क्या डिटरमाइन किया कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज उन कंपाउंड की क्या है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही मेन क्या था, periodicity का रीजन था। तो हमारे मैनलिव जो साइंटिस्ट थे वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि जो हमारी कोज ऑफ पीरियोडिसिटी है वो क्या है, लेकिन इन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो पीरियोडिसिटी है वो एक्चुअली किसकी वजह से है, वो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही क्या डिटरमाइन कर रहा है, हमारा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। इन ओवरकम द डिफेक्ट ऑफ मैनलिव्स पीरियोडिक टेबल, इन्होंने क्या किया, ओवरकम किया डिफेक्ट्स ऑफ मैनलिव पीरियोडिक टेबल। अ नंबर ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ मैनलिव टेबल बस, बहुत सारे मॉडिफिकेशन सजेस्टेड हुए, बट मोस्ट ऑफ दीज आर आइदर अनवाइडली और सिंपली वर्थलेस। लेकिन जो ये मेथड सजेस्ट हुए ये अनवाइडली थे, मतलब इनका कोई मतलब नहीं था, ये वर्थलेस थे। तो जो हमारा मोस्ट कॉमनली यूज मॉडिफिकेशन आज के दिन में यूज हो रहा है वो क्या है, हमारा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो ये हमारी कौन सी फॉर्म जो हम अभी यूज कर रहे हैं, ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है। दिस इज समटाइम रेफर टू एज बोस टेबल, इसको हम कभी कभी बोस टेबल भी बोल देते हैं। क्यों, सिंस इट फॉलोज द बोर स्कीम ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन एटम्स, क्योंकि ये बोर स्कीम को फॉलो कर रहा है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन हमारे एटम्स में डिस्ट्रीब्यूट हैं वो किसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हैं, बोर साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग। मतलब कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बोर साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग है। और इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे क्या किया एलिमेंट को, उनकी पीरियोडिसिटी किसके बेसिस पे है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, यानी कि उनकी क्लासिफिकेशन एक टाइप से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हुई है। उसी की वजह से जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं फिजिकल और केमिकल वो सिमिलर आ रही हैं, वो उनकी पीरियोडिसिटी का रीजन है। इसलिए हम इसको कभी कभी क्या बोल देते हैं, बोर स्टेबल भी बोल देते हैं। कि हमारी मॉडर्न मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर क्या था। द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 18 वर्टिकल कॉलम्स एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज। उसमें 18 वर्टिकल कॉलम्स थे जिसको हमने क्या बोला था, ग्रुप्स, और 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी जिनको हमने क्या बोला था, पीरियड्स। द वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल कॉलम्स आर कॉल्ड पीरियड्स। जो हमारे पीरियड्स थे अब उसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है 7 पीरियड्स। कितने पीरियड्स थे उसमें हमारे, 7। दीज आर नंबर्ड इन अरेबिक न्यूमरल्स एज 1 2 3 4 5 6 7 फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऊपर से नीचे जो इनकी नंबरिंग थी वो कैसे थी, 1 2 3 अप टू 7। अब जो हमारा फर्स्ट पीरियड था उसके बारे में पढ़ते हैं। इट कंटेन्स 2 एलिमेंट, इसके अंदर 2 एलिमेंट थे। ये हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, एटॉमिक नंबर जेड 1 से लेके एटॉमिक नंबर जेड 2 तक था।
इसको हमने क्या बोला था, शॉर्टेस्ट पीरियड, क्योंकि इसके अंदर खाली दो ही एलिमेंट थे। इसके बाद आता है हमारा सेकंड पीरियड। जो हमारा सेकंड पीरियड है इसके अंदर 8 एलिमेंट हैं टोटल में। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, उस एलिमेंट से जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, और कहाँ पे एंड होता है, जिसका एटॉमिक नंबर 10 है। इस पीरियड को हम बोलते हैं शॉर्ट पीरियड। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है थर्ड पीरियड। जो हमारा थर्ड पीरियड है इसमें 8 एलिमेंट थे, इट आल्सो कंटेन 8 एलिमेंट्स। ये हमारा स्टार्ट हो रहा था उस एलिमेंट से जिसका एटॉमिक नंबर क्या था, 11, और एंड हो रहा था उस एलिमेंट पे जिसका एटॉमिक नंबर क्या था, 18। इट इज आल्सो नोन एज शॉर्ट पीरियड। जो हमारा थर्ड पीरियड था इसको हमने शॉर्ट पीरियड भी बोला था। इसके बाद आता है हमारा फोर्थ पीरियड। जो हमारा फोर्थ पीरियड है इसके अंदर हमारे 18 एलिमेंट्स थे। द फोर्थ पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल कंटेन्स 18 एलिमेंट्स इन इट। ये हमारा स्टार्ट हो रहा था उस एलिमेंट से जिसका एटॉमिक नंबर 19 था, और एंड हो रहा था हमारा उस एलिमेंट पे जिसका एटॉमिक नंबर 36 था। इट इज आल्सो नोन एज लॉन्ग पीरियड। इसको हम क्या बोल रहे थे, लॉन्ग पीरियड भी बोल रहे थे। इसके बाद आता है हमारा फिफ्थ पीरियड। सिमिलरली फिफ्थ पीरियड में भी हमारे 18 एलिमेंट्स हैं। ये हमारा स्टार्ट हो रहा है उस एलिमेंट से जिसका एटॉमिक नंबर 37 है, एंड हो रहा है उस एलिमेंट पे जिसका एटॉमिक नंबर 54 है। तो इसे भी हमने क्या बोला था, लॉन्ग पीरियड बोला था। इसके बाद आता है हमारा सिक्स्थ पीरियड। जो हमारा सिक्स्थ पीरियड है उसके अंदर 32 एलिमेंट्स हैं, सबसे ज़्यादा एलिमेंट हैं, इसलिए हम इसको लॉन्गेस्ट पीरियड बोलते हैं। ये हमारा स्टार्ट होता है उस एलिमेंट से जिसका एटॉमिक नंबर 55 है, एंड होता है उस एलिमेंट के ऊपर जिसका एटॉमिक नंबर 86 है। इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज द लॉन्गेस्ट पीरियड, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा एलिमेंट हैं। 14 एलिमेंट्स ऑफ दिस पीरियड दैट इज फ्रॉम, मतलब कि जो इसके 14 एलिमेंट है जो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, एटॉमिक नंबर 58 से लेके 71 तक, उनको हम लैंथेनॉइड्स बोलते हैं। और जो ये हमारे लैंथेनॉइड्स हैं ये सेपरेटली हमारी टेबल के नीचे क्या है, अरेंज है। एक हॉरिजॉन्टल रो की फॉर्म में हमारी टेबल के नीचे अरेंज है। इसके बाद आता है हमारा सेवन्थ पीरियड। दिस इज द लास्ट पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये स्टार्ट होता है हमारा उस एलिमेंट से जिसका एटॉमिक नंबर 87 है। ये अभी तक कैसा है, इनकम्प्लीट है, यानी कि ये कम्प्लीटली फिल अभी तक नहीं हुआ है। इसके अंदर भी जो 14 एलिमेंट हैं, एटॉमिक नंबर 90 से लेके एटॉमिक नंबर 103 तक कहाँ पे अरेंज है, ये हमारे अरेंज है बिलो द टेबल लैंथेनॉइड्स के साथ। और इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं एक्टेनॉइड्स। दीज आर shown as separate horizontal row below the main body of the periodic table। तो ये एक्टेनॉइड्स भी हमारी जो टेबल की मेन बॉडी है पीरियोडिक टेबल की, उसके नीचे क्या है, अरेंज है। तो जो हमारे लैंथेनॉइड और एक्टेनॉइड की दो सीरीज है ये हमें कहाँ मिलेगी, बिलो द टेबल मिलेगी। अब हम देखते हैं ग्रुप्स के बारे में। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज 18 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे 18 वर्टिकल कॉलम्स थे जिनको हमने ग्रुप्स बोला था। Previously, the groups were represented by the Roman numerals, and the sequence of group was 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A। एंड जो हमारा 8 था वो ग्रुप में डिवाइड नहीं था। उसी के बाद सिमिलरली फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवन्थ बी एंड जीरो। ये हमारा मैनली क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग था। लेकिन जो ये ग्रुप था इनको इस सीक्वेंस में याद रखना क्या था, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था बस। बट दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। इसलिए देयरफॉर अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी सिस्टम ने क्या किया, इस रोमन वाला जो हमारा फॉर्मेट था इसको क्या किया, मॉडिफाई किया, और उनको सिंप्लीफाई नंबर में क्या कर दिया, नेमिंग कर दिया। यानी कि जो हमारी ग्रुप्स हुई वो कैसे नेम्ड होंगे, वो नेम्ड होंगे 1 2 3 अप टू 18 तक। तो उनकी नेमिंग क्या कर दी उन्होंने, सिंपली मैथमेटिकल नंबर में कर दी। तो जो हमारे 18 वर्टिकल कॉलम्स थे उसकी नेमिंग थी 1 से लेके 18 तक, और जो हमारी 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी उसकी नेमिंग थी 1 से लेके 7 तक। जैसे देखो ये हमारी पीरियोडिक टेबल है, इसमें ये आपके फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, ऐसे टोटल कितने ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं इसमें। और जो हमारे ये यहाँ पे ये 1 से लेके 7 तक नंबर है ये हमारे क्या है, इसमें पीरियड्स हैं। जो आपको ये नंबर दिख रहे होंगे ये पीरियड्स हैं, एंड जो यहाँ से लेके यहाँ तक है ये हमारे क्या है, ग्रुप्स हैं।
और यहाँ से जो ये मैंने आपको बताया था एटॉमिक नंबर, जो ये लैंथेनम के बाद वाले 14 एलिमेंट हैं ये नीचे हैं। और सिमिलरली अगर आप 7th पीरियड में देखें तो ये एक्टिनम के बाद वाले जितने भी हमारे 14 एलिमेंट हैं एक्टेनोइड्स, ये भी हमारे पीरियोडिक टेबल के बिलो हैं। तो हमारी दो सीरीज उन्होंने पीरियोडिक टेबल के बिलो दी, एक 6th पीरियड से निकाल के, एक 7th से निकाल के। अब हम देखते हैं हमारी मेरिट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। The modern periodic table is based upon the atomic number of element which is much more fundamental property of element। जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी वो किसके ऊपर बेस्ड थी? वो हमारी बेस्ड थी एटॉमिक नंबर के ऊपर। जो हमने शुरू में ग्राफ देखा था, अगर हमने अंडर द रूट न्यू और हमारा एटॉमिक नंबर के बीच में ग्राफ बन रहा था तो स्ट्रेट लाइन आ रहा था, यानी कि रेगुलर पैटर्न आ रहा था। और अगर हम उसके साथ ग्राफ देखें मास नंबर का तो वो कैसा आ रहा था? इरेगुलर। इसलिए हमें ये पता चला कि एटॉमिक नंबर से हमें एक रेगुलर पैटर्न ऑब्टेन होगा। तो ये इसकी एक मेरिट थी कि उन्होंने ये बताया एटॉमिक नंबर मोर फंडामेंटल है देन कंपेयर टू मास नंबर। इसके बाद इसकी सेकंड मेरिट थी द एनोमलीज ऑफ प्लेसिंग द एलिमेंट विद हायर एटॉमिक मास बिफोर द एलिमेंट ऑफ लोअर एटॉमिक मास वाज रिमूव्ड व्हेन एलिमेंट वाज प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। पहले जो मैंगलीव पीरियोडिक टेबल थी उसमें कुछ एनोमलीज थी, जैसे कि जो मैंगलीव ने क्या किया था, मैंगलीव ने ये किया था कि एटॉमिक मास के इंक्रीज ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज किया था। लेकिन उनके टेबल में कुछ एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा था वो पहले आ रहे थे और जिनका कम था वो बाद में आ रहे थे, जैसे कि कोबाल्ट और निकल। लेकिन अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखें तो इनको एटॉमिक नंबर के फॉर्म में अरेंज किया गया। तो हाइयर एटॉमिक मास वाले एलिमेंट वाली जो कंडीशन थी वो यहाँ पे क्या हो गई? फेल हो गई, क्योंकि कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर वैसे ही निकल से कम है तो वो क्या आया? निकल से पहले आया। तो हाइयर एटॉमिक मास के जो एलिमेंट पहले रखे गए थे वो कंडीशन यहाँ पे क्या हो गई? गलत हो गई, क्योंकि ये एटॉमिक नंबर के सीरीज में अरेंज थे। इसके बाद इसकी थर्ड मेरिट थी इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर्स दैट इज देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी उसमें एलिमेंट एटॉमिक नंबर के फॉर्म में अरेंज थे, यानी कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एलिमेंट्स विद सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। वो एलिमेंट्स जिनकी सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रही थी उनको सेम ग्रुप में रखा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम तो उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम। As these elements have similar electronic configuration, therefore they have similar properties। जो इनकी क्लासिफिकेशन थी वो किसके बेसिस पे हुई थी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे। और उन्होंने बोला सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी। द periodicity इन प्रॉपर्टीज इज ड्यू टू रिकरेंस ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इन्होंने periodicity का क्या रीजन बताया? ये किस लिए है? हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बार बार रिपीट हो रही है, सिमिलर आ रही है, उसकी वजह से क्या है? हमारी ये पीरियोडिसिटी है। इस वाले पॉइंट को भी मैंगलीव एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि पीरियोडिसिटी का क्या रीजन है। इसके बाद इसकी फोर्थ मेरिट आती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज मेड द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री मोर सिस्टमेटिक एंड ईजियर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से जो हमारी केमिस्ट्री है उसकी स्टडी इजी बनी, क्योंकि पीरियोडिक टेबल है इस पे हमारी मोस्ट ऑफ द केमिस्ट्री क्या है? बेस्ड है। इसके बाद हमारी फिफ्थ मेरिट आती है इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर ऑटोमेटिकली सेपरेटेड। मेटल्स और नॉन मेटल्स अपने आप ही सेपरेट थे। जो अरेंजमेंट थी उसमें हमारे मेटल्स अलग साइड थे और नॉन मेटल्स अलग साइड थे। नॉर्मल मेटल्स ऑक्यूपाई लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जो हमारे नॉर्मल मेटल्स थे वो कहाँ पे थे? लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। एंड ट्रांजिशन मेटल ऑक्यूपाई मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और जो हमारे ट्रांजिशन मेटल्स थे वो कहाँ पे थे? मिडल में थे पीरियोडिक टेबल के। द नॉन मेटल्स ऑक्यूपाई द राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जो नॉन मेटल्स थे वो हमारे राइट हैंड साइड में थे पीरियोडिक टेबल के। द जिगजैग लाइन सेपरेट्स मेटल्स फ्रॉम नॉन मेटल्स। एक जिगजैग लाइन हमारी टेबल में बनी हुई थी जो क्या कर रही थी? सेपरेट कर रही थी मेटल्स और नॉन मेटल्स को। और वो जिगजैग लाइन पे हमारे जो बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स थे वो कौन से थे? मेटलॉइड्स। यानी वो जिगजैग लाइन की एलिमेंट्स की थी, मेटलॉइड्स की थी, जैसे कि बोरोन, सिलिकॉन एक्सेट्रा। तो देखो आप अपनी पीरियोडिक टेबल में जो आपके ये इधर लेफ्ट साइड में एलिमेंट्स हैं ये क्या है? हमारे नॉर्मल मेटल्स हैं। जो ये मिडल के एलिमेंट्स हैं ये क्या है? हमारे ट्रांजिशन मेटल्स हैं। इधर हमारे नॉन मेटल्स हैं। और जो ये जिगजैग सीरीज बन रही है इसके बॉर्डर लाइन एलिमेंट कौन आ रहे हैं? हमारे ये बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, ये हमारे क्या हैं?
ये हमारे मेटलॉइड्स हैं। तो जो ये इधर नॉन मेटल्स हो गए, इधर मेटल्स हो गए, बीच में मेटलॉइड्स, एंड ये हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स को भी उन्होंने क्या किया था, अलग अलग उनकी टेबल में वो अरेंज थे। तो ये हमारी मेरिट्स थी। अब हम देखते हैं डिफेक्ट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके कुछ डिफेक्ट भी हैं। The position of hydrogen is not justified in some tables. It is shown with alkali metals, whereas in some tables it is shown with halogens. जो हमारा हाइड्रोजन था उसकी पोजीशन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी क्या थी, प्रेडिक्ट नहीं हो पाई। कुछ टेबल में हम उसको अल्कली मेटल्स के साथ रखते हैं, कुछ में हम उनको हेलोजेंस के साथ, और कुछ केसेस में कैसा होता है, इट इज शोन सेपरेटली इन द मिडल टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जैसा कि आप अपनी टेबल में देखें, जो ये हाइड्रोजन है या तो ये इसके साथ रखा जाता है अल्कली मेटल्स के साथ, या वो ये फ्लोरीन क्लोरीन वाली जो हेलोजन की सीरीज है या इसके साथ आता है। कुछ टेबल्स में वो हमारे मिडल में भी आ जाता है। तो ये क्या है, इसकी ड्रॉबैक है कि उसकी पोजीशन को वो स्पेसिफाई नहीं कर पाए। इसके बाद आप आगे देखें, सेकेंड डिमेरिट, नो सेटिस्फैक्ट्री प्लेस इज प्रोवाइडेड टू लैंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स। लैंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स को भी उन्होंने टेबल के नीचे रखा, उनको एक स्पेसिफिक जो प्लेस है वो नहीं दी। Although lanthanoids and actinoids are shown separately below the main body of periodic table, the elements lanthanum and actinium as prototypes of lanthanoids and actinoids are placed in the group 3 of the main body ऑफ पीरियोडिक टेबल। लैंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स को तो उन्होंने सेपरेटली रखा, लेकिन उन्होंने दो एलिमेंट लिए, क्या, लैंथेनम और एक्टेनम, और उनका प्रोटोटाइप उन्होंने ये जो ग्रुप थर्ड है इसमें क्या किया, प्लेस किया। यानी सिर्फ उनका प्रोटोटाइप उसमें रखा, और वो जो पूरी सीरीज थी उनको वो पीरियोडिक टेबल के अंदर फिट नहीं कर पाए, उन्होंने उसको पीरियोडिक टेबल के बाहर रखा। और पीरियोडिक टेबल के बाहर रखा यानी उनको कुछ प्रॉपर प्लेस उन्होंने टेबल के अंदर नहीं दी। इसलिए ये इसकी क्या है, ड्रॉबैक है कि लैंथेनॉइड और एक्टेनॉइड को वो प्रॉपर प्लेस टेबल के अंदर नहीं दे पाए। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं हमारा मेरिट्स, क्वेश्चंस देखते हैं हम। क्वेश्चंस क्या है हमारे, स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो क्या कहता है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हमारा ये कहता है कि हमारी एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करती है, एटॉमिक नंबर पे, एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करेंगी। और मैंगलीव ने क्या कहा था, मास नंबर पे। तो ये डिफरेंस आप याद रखना, मॉडर्न में हमारा क्या आ गया था, एटॉमिक नंबर। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, स्टेट टू इम्पोर्टेंट मेरिट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की कोई दो इम्पोर्टेंट मेरिट बताइए। पहली मेरिट क्या थी, इन्होंने हमें कोज ऑफ पीरियोडिसिटी का रीजन बताया था कि उसका रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बाद इसकी एक और मेरिट क्या थी, इन्होंने हमें ये बताया कि जो मैंगलीव पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स आ रहे थे जिनका हायर मास नंबर था वो पहले आ रहे थे, उस प्रॉब्लम को सोल्व किया क्योंकि इन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में अरेंज किया। और मेरिट आप बता सकते हैं कि इनकी टेबल्स में मेटल नॉन मेटल अपने आप ही अलग से सेपरेटेड थे। तो ऐसे आप इसमें कोई भी दो मेरिट लिख सकते हैं। इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मैनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन सिक्स्थ पीरियड। सिक्स्थ पीरियड में कितने एलिमेंट प्रेजेंट थे, सिक्स्थ पीरियड हमारा लॉन्गेस्ट पीरियड था, इसलिए इसके अंदर 32 एलिमेंट्स क्या थे, प्रेजेंट थे। तो ये इसका आंसर क्या आएगा, 32। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, विच इज नॉट अ लैंथेनॉइड। इसमें से लैंथेनॉइड कौन सा नहीं है। तो ये जो यूरेनियम है ये हमारा क्या है, एक्टेनॉइड्स है, इसलिए जो यूरेनियम है यही हमारा लैंथेनॉइड नहीं है। तो ये थे आपके क्वेश्चन, और ये थी आपकी क्लासिफिकेशन, कैसे हमारे टेबल आई नई नई बनी, इन सब की क्लासिफिकेशन थी। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।